हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय। एससीजी इंस्टीट्यूट में आपका हमारे बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बैच था बेटा रैंक होल्डर बैच और क्लास नाइन्थ के लिए। आज हम इसमें बेटा चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपका ग्रेविटेशन, और जिसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बेटा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आप लोगों को क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉडी है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया बेटा, दो बॉडी है, और जस्ट चलो मैं इसको एक क्या करता हूँ, बॉल मान लेता हूँ, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। और ये क्या है, एक ग्राउंड है। यस और नो। जब आप इसे ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये नीचे की तरफ आती है। यस और नो। तो ये जो अर्थ है हमारी, या जो ग्राउंड है, उसको क्या नाम है, कांटेक्ट की जरूरत तो नहीं पड़ी, इसलिए हमने बोल दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरह से क्या है, आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फॉर एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में रहना रिक्वायर नहीं है। ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट एट ऑल द टाइम इवन वाइल नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो वो हमेशा क्या है, अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगी एट अ सेम टाइम। या मतलब कोई भी बॉडी है, जैसा फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन का आप लोगों ने बहुत एग्जांपल सुना होगा कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और क्या नाम है जो है, एक नीचे आके सेब गिर गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम है कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा, है ना। तो वहां पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट ले रहे हैं। वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक तो क्या था, सेब था, और एक क्या थी बेटा, अर्थ थी। क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो वहां पर कांटेक्ट की तो जरूरत नहीं पड़ी। आगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा एक बार। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पेन चेंज कर लेता हूं कि एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object with the force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। नहीं समझ में आया हमें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से समझते हैं एक बार और। मैं जरा थिक कर लेता हूं इसको। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्ट ये लिया बेटा, और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये यूनिवर्स में है तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। यस और नो। तो यहां पर मैं, जैसे कि हम लोगों ने पिक्चर डाल रखी है, तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। कहने का मतलब क्या हुआ, चलो इसको एक बार डेरिवेशन में समझ लेते हैं। वैसे फॉर्मूला जो ड्राइव करके आता है वो आता है बेटा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम बना हुआ है, तो हम इसको अपना डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बेटा दो मासिव बॉडी ली, एक तो ये रही और एक मासिव बॉडी ये रही। ठीक है, डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और इन दोनों को मैंने क्या किया बेटा, एक आर डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया है। छोटा आर ले लेते हैं ना, यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, छोटा आर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m1 मान लिया है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m2 मान लिया है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ था, समझ में आई। सेकंड बात क्या लिखी हुई थी कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मान लो मैंने डिस्टेंस क्या मानी हुई थी बेटा, आर मानी हुई थी, तो आर का स्क्वायर कर दो और 1 अपॉन में कर दो। 1 अपॉन का मतलब क्या हुआ, यहां पर 1 अपॉन का मतलब हुआ बेटा इनवर्सली। अब इनवर्सली का मतलब क्या होता है, समझते हैं जरा। अगर मान लो डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स क्या होगा बेटा, कम होगा। इनवर्सली का मतलब होता है एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर घटेगा। अगर मैंने डिस्टेंस मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ होता, तो यहां पर फोर्स क्या हो रहा होता बेटा, कम लग रहा होता, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, ज्यादा हो गई है। तो अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या नाम है, फोर्स क्या होगा, कम होगा।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, इनवर्सली का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इनवर्सली का मतलब क्या होगा बेटा, एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन कर ली हमने सेकंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखो बेटा एक बार, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डाल देते हैं बेटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो रहा होगा, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिया, जैसे कंबाइन किया हमने, हमारे पास ये क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाओगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या कांस्टेंट आएगा नीचे देखते हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये जो नई चीज आई है, जो नई चिड़िया आई है, इसी को बोलते हैं हम बेटा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया बेटा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या होता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ये एमसीक्यू या एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जी की बेटा प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो यूनिट आई है ये कैसे आई है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आपसे वैल्यू भी पूछ ली जाएगी और आपसे क्या है, यूनिट भी पूछ ली जाएगी। तो अब बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर आया था फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले से मैं जी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, ध्यान से देखना बेटा, जी को मैंने यहीं रहने दिया। ठीक है, जो आर है वो एफ के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एफ इंटू में आर, और ये क्या है, इस जी के मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये हो जाएगा m1 इंटू में m2। यस और नो। अच्छा, यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना, फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन होती है। रेडियस, रेडियस आपकी किस में आती है बेटा, मीटर में आती है, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, है ना। और ये अपॉन में है तो इसके लिए हम पर लगा देते हैं। m1 और m2 क्या है बेटा, मासेस हैं, और मासेस हमेशा किस में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, केजी में आते हैं। तो यहाँ पर केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास जो जी की ऐसा यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो आपसे जनरली एक तो वैल्यू पूछ ली जाती है कि भाई जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू भी हमने निकाल के यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आती है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और यूनिट भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे होगे, जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमारे पास यही फॉर्मूला आया था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर, है ना। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि भाई अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। जी को हम बोलते थे क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी हमने बता दी कितनी थी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, यस और नो? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताते चलना, अगर समझ में आ रहा है तो बेटा यस लिख देना, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख देना, दोबारा कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन था, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इसका यूज कहाँ है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। देखो मान लो ये पृथ्वी है, लेट सपोज, है इलिप्टिकल फॉर्म में, सारे बच्चे जानते ही हैं। तो क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या नाम है, बाइंड करे हुए हैं किसके, किस फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले, अर्थ के मुकाबले हमारा जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा है। अगर आप लोग कूदते हो एक जगह से, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, मान लो एक सरफेस है,
है ना, ग्राउंड है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, जब आप कूदते हो तो नीचे की तरफ वापस आते हो या नहीं आते हो? और यही किसके कारण हो रहा है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है। क्योंकि अर्थ क्या काम करती है, दुनिया में कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को भाई लोहे से प्यार है तो वो जो लोहा होगा वो उसको ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो मतलब ग्लास होगा उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। दुनिया में कोई सी भी ऐसी चीज, ठीक है, जो मैटर की फॉर्म में है, उसको क्या करेगी, वो अपनी तरफ क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा इसको, कि मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा, अर्थ है। ये क्या है, आपकी अर्थ है ना। अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा या नहीं होगा, है ना। अब यहां पर क्या है बेटा, ये मून है, एम लिख दिया मैंने। मून क्या करता है, इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, हम लोग जानते हैं अच्छे से। अच्छा, मून का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, मान लो छोटा एम मान लेते हैं, है ना। इनके बीच में हम लोगों को यह भी पता है कि कुछ ना कुछ दूरी है ना, आर मान लेते हैं लेट सपोज उसको, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये भी बहुत ज्यादा मासिव बॉडी है और ये भी बहुत ज्यादा मासिव बॉडी है। मासिव का मतलब है बहुत ज्यादा वजन है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स भी क्या होगा बेटा, जी एम, छोटा एम अपॉन में आर का स्क्वायर। बड़ा एम हमने ले लिया बेटा मास ऑफ अर्थ, और छोटा एम ले लिया हमने मास ऑफ हमारा छोटा सा मून, है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने मान ली बेटा आर। तो इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो क्या काम करता है, इस मून को, ये जो छोटा सा मून है ना, इसकी कुछ ना कुछ ऑर्बिट होगी, मतलब कुछ ना कुछ क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये रिवॉल्व कर रहा होगा इसके चारों तरफ, तो वो बाहर ना चला जाए, उसको बाइंड करे हुए है हमारा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आ रही है बात समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या नाम है, इसको बाइंड करे हुए। अब आप लोगों के बेटे दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि भाई सर, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है। बिल्कुल लगा रही है, और वो क्या काम कर रही है, पृथ्वी भी तो बाइंड है सूरज के। बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ भी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। मान लो ये सन दिखाया हुआ है, यहाँ पर मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है हमारी, एक छोटा सा मून है ना, जुपिटर है, मतलब पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हैं। चलो इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो लेट सपोज यहाँ पर हमारा छोटा सा क्या है, सन है, ठीक है। ये क्या है, सन है। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, मान लो यहां पर कोई प्लेनेट है, यहां पर कोई प्लेनेट है, और यहां पर कोई प्लेनेट है, तो भैया यहां से इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, यहां से कुछ ना कुछ इसकी दूरी होगी, यहां से कुछ ना कुछ इसकी दूरी होगी। और आपको मैं बता दूं, मान लो यहां पर ये जुपिटर है, लेट सपोज, क्या है बेटा, जुपिटर। तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये भी तो कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। मान लो लेट सपोज इसका छोटा एम मास है, और ये हमारे पास क्या है, सन है, जिसका कैपिटल एम मान लिया, है ना। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा होगा बेटा, एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा या फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, और वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना मास है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए बेटा, मैक्रो ऑब्जेक्ट। अब मैक्रो का मतलब क्या होगा, जो मासिव बॉडी है, मासिव बॉडी मतलब जिसमें बहुत ज्यादा वजन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर चलो ये तो मासिव बॉडी के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए हम कौन सा फोर्स यूज करते हैं? तो बेटा अभी आप 9th क्लास में हो, जब आप 12th क्लास में आओगे तब आप बेटा एक फोर्स पढ़ोगे, कूलाम फोर्स, ठीक है। तो कूलाम फोर्स जो है वो क्वांटम लेवल पर वर्क करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये वर्क करता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, काम का नहीं है लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो जो फोर्स होता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि ये माइक्रो लेवल मैंने आपको बता दिया। माइक्रो लेवल कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए वर्क करता है। और हम मैक्रो लेवल के लिए हमारा कौन सा फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशन का, ठीक है। इसलिए हम पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का भी अपना कुछ एटमॉस्फेयर है ना। तो अगर आप स्पेस में जाते हो तो देखो
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मान लो ये अर्थ है ना, इसका ये अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, खुद का अपना एटमॉस्फेयर है। ऐसा समझ लो कि ये इसका जो फोर्स है ना वो बस यहीं तक लग सकता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट इसके बाहर चला जाता है, मतलब कि स्पेस में चला जाता है, तो वो क्या करता है बेटा, किसी के द्वारा अट्रैक्ट नहीं कर पाया जाता है, तो वो क्या करता है, तैरता रहता है पूरे स्पेस में। आ रही है बात समझ में? जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा या किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आएगा, अर्थ क्या करना शुरू कर देगी, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी अपनी तरफ, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। बहुत छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।